बल्गरी कॉकटेल पार्टी एक अच्छे खासे लग्जरियस होटल के रूफ टॉप पर अरेंज की गई थी। वहां पर एक बड़ा सा पूल था जिसे चमकते हुए ग्लिटर से बहुत अच्छे तरीके से स्प्रिंकल किया गया था और यही वजह थी कि वो तारों से भरे आसमान के नीचे चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही गेस्ट उस पार्टी के अंदर आ रहे थे, एक कंफर्टेबल लाउंज वो पहली चीज थी जो उन्हें रूफ टॉप बार में एंटर करने के बाद ग्रीट कर रहा था। बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था जो कि एक रिलैक्सिंग माहौल बना रहा था। यहाँ पर उनके लेटेस्ट ज्वेलरी और एक्सेसरीज के कलेक्शंस को ग्लास के केस में डिस्प्ले पर चारों तरफ लगाया गया था। इसी वजह से वो पूरा वेन्यू बहुत ज्यादा एलिगेंट और क्लासी लग रहा था। इस पार्टी का इनविटेशन बहुत ही एक्सक्लूसिव लोगों को दिया गया था। आखिरकार इस पार्टी का इकलौता मकसद उनके लिए ज्वेलरी और एक्सेसरी के कलेक्शन को मार्केट में लॉन्च होने से पहले दिखाना था। इस पार्टी में जो भी लोग इनवाइटेड थे उन्हें इस कलेक्शन को प्राइवेटली दिखाया जा रहा था। इसीलिए जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर सिर्फ अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोगों को ही इनवाइट किया गया था। मार्केट में बड़ा नाम रखने वाले लोग जैसे कि फरहान और सिमरन, जिस ब्रांड ने ये एग्जीबिशन लगा रखी थी उसके एग्जीक्यूटिव से फरहान पहले ही मिल चुका था। वो उन्हें अच्छी तरह जानता था क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जिसकी ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन थी। जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वो जाहिर तौर पर फरहान को जानते थे और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि वो लोग सिमरन को नहीं पहचानते थे। आखिरकार यूरोप में गिल परिवार के नाम से भला कौन फेमिलियर नहीं था। जब सिमरन और फरहान वेन्यू पर पहुंचे तो काफी लोगों ने मुड़कर उनकी तरफ थोड़ी देर के लिए घूर कर देखा। जो लोग उन्हें पहचान गए थे वो अच्छी तरह जानते थे कि दोनों ही अपने अपने फील्ड में काफी नाम और शोहरत कमाई थी और दोनों की ही चर्चा पूरी मीडिया पर छाई हुई थी। अगर कनिका भी इस समय यहाँ पर होती तो वहां पर खड़े हुए लोगों के मुंह से यही निकलता, लो आ गया द गोल्डन ट्रायो। और जो लोग उन्हें नहीं पहचानते थे वो उनके ऑरा और मौजूदगी से ही वहां पर मुंह खोलकर खड़े हुए थे। बल्गरी के ऑनर ने खुद सिमरन और फरहान का स्वागत किया। इसके बाद उसके कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने भी उन्हें आगे आकर ग्रीट किया। इस ब्रांड के जानी मानी पोजीशन पर रहने वाले लोग सिमरन की नानी को अच्छी तरह जानते थे। यही वजह थी कि वो उनकी प्यारी नातिन सिमरन को भी जानते थे। उनको आगे बढ़कर सिमरन और फरहान का सत्कार करते देख इंडस्ट्री के बाकी इम्पोर्टेंट लोग भी आगे बढ़कर उनसे मिलने आए। इतने बेहतरीन तरीके से उन दोनों का स्वागत होते देख उदयपुर के जाने माने लोग जो उन दोनों को नहीं जानते थे वो भी उनके बारे में जान गए थे। उनमें से कुछ तुरंत अपनी जगह से उठकर अपने मन में जागी हुई उत्सुकता को शांत करने के लिए खुद को उनसे इंट्रोड्यूस करने चले गए। आसानी से इस बात का गेस लगा चुके थे कि जरूर इन लोगों का बैकग्राउंड बाकी लोगों जितना सिंपल नहीं था और वो उन लोगों से कुछ कनेक्शन बनाने का चांस मिस नहीं करना चाहते थे। आपका ब्रेसलेट क्या ये लुइस वुइटन कलेक्शन है जो कि पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो लिमिटेड एडिशन का पार्ट है ना? एक मॉडल जो कि अपने बिजनेसमैन पति के साथ आई थी और एक्सक्लूसिव इनवाइट किए गए गेस्ट में से थी। उसने तुरंत सिमरन के ब्रेसलेट को देखते हुए पूछा। जैसे ही उसकी नजर सिमरन के डायमंड ब्रेसलेट पर पड़ी उसकी आंखें चमकने लगी और उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। ये तो वो वाला है जो कि मार्केट तक भी नहीं पहुंच पाया, एक और औरत ने उन्हें ज्वाइन करते हुए कहा। जिस ब्रेसलेट के बारे में वो दोनों बात कर रही थी वो एक लिमिटेड एडिशन था और लुइस वर्टन के ऑनर के थ्रू खुद बनाया गया था। इसके साथ बाकी और 4 यूनिक डिजाइन्स सिर्फ एक जानी मानी मैगजीन के लास्ट इशू में पब्लिश होते हुए दिखे थे। इसके बाद पब्लिक को ये ज्वेलरी कहीं और देखने को नहीं मिली थी, ना ही किसी फ्लैगशिप स्टोर में और ना ही किसी कंपनी के हेडक्वार्टर्स में। यहाँ तक कि मार्केट में ये अफवाह भी थी कि इन बेशकीमती पीसेस को पब्लिक को बेचे जाने के लिए नहीं बल्कि कुछ स्पेशल लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिए जाने के लिए बनाया गया था। ऑफ कोर्स इस बात को कोई प्रूफ नहीं कर पाया था, लेकिन अब क्योंकि उन लोगों ने खुद अपनी आंखों से उसे अपने सामने देख लिया था, इसीलिए उनकी सिमरन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। वो सोचने लगी कि आखिर वो किस तरह की बैकग्राउंड से आई है जो उसने आते के साथ ही इस लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट पर अपना हक जमा लिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, ये लिमिटेड एडिशन ही है, सिमरन ने उस औरत की तरह मुस्कुराते हुए देखकर कहा। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते थे कि सिमरन और लुइस विटन के नए सीईओ
एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इसी वजह से सिमरन ने आज इस पार्टी में इस ब्रेसलेट को पहना हुआ था। वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस खूबसूरत पीस को मैं खुद अपनी आंखों से देख पाऊंगी, एक मॉडल ने कहा। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में सिमरन के लिए रिस्पेक्ट साफ दिखाई दे रही थी। अभी कुछ ही देर पहले उसके हस्बैंड ने उससे सिमरन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और उसने जो कुछ भी उसके बारे में सुना, उसे सुनकर वो बहुत ज्यादा चौंक गई। उसके दिल में सिमरन जैसी हाई लेवल औरत के लिए अपने आप एक रिस्पेक्ट आ गई, क्योंकि वो एक ऐसे बिजनेस में खड़ी थी जो कि आदमियों के थ्रू डोमिनेट किया जाता था। मुझे भी ऐसा ही लगा था। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, एक खूबसूरत औरत ने सिमरन की तरफ स्वीटली स्माइल करते हुए बीच में घुसते हुए कहा। सिमरन ने भी उसके जवाब में उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। इसके बाद उसने वहां खड़ी सभी औरतों को स्माइल करके ध्यान से देखा। हालांकि वो वहां पर खड़ी बहुत सारी औरतों को, जो कि उससे बातें करने के लिए उत्सुक थी, जानती भी नहीं थी, लेकिन उनमें से एक खूबसूरत और यंग औरत को देखकर उसने तुरंत उसे पहचान लिया। वो रायचंद फिल्म्स में एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थी और उसका नाम रिमझिम था। सिमरन ने तुरंत उसकी तरफ गौर से देखते हुए मन ही मन सोचा कि वो उसके लंबे चलने वाले खेल में एक बेशकीमती प्यादा बन सकती थी। वो उसके रायचंद परिवार को पूरी तरह से तबाह करने के मकसद में एक छुपे हुए हथियार की तरह काम आ सकती थी। मगर ये समय उस औरत के बारे में सोचने का नहीं था। वो रिमझिम के साथ फिर कभी कांटेक्ट बनाती सही समय आने पर। जब सिमरन को उस ब्रेसलेट के जरिए वो रिस्पॉन्स मिल गया जो कि वो चाहती थी, उसने तुरंत खुद को उस ग्रुप से एक्सक्यूज करते हुए अलग कर लिया और इसके बाद चलते हुए उस जगह के सेंटर में चमचमाते हुए पूल की तरफ चली गई। वहां का नजारा शहर के बैकड्रॉप के साथ मनमोह लेने वाला था। जो ग्लिटर पूल में बिखरा हुआ था, वो नीचे की तरफ रूफ टॉप से लटकती हुई डिस्को बॉल से आ रही लाइट की वजह से और भी ज्यादा शानदार लग रहा था। पता नहीं किस वजह से इस समय सिमरन के दिमाग में शशांक का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था और उसके बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर भी उसी समय एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर ये सब देखने के लिए तुम भी यहाँ होते। फिर अचानक से सिमरन का मूड ऐसे चेंज हुआ जैसे मानो उसे कोई आइडिया आ गया हो। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने सामने दिखाई देते पूल की कुछ तस्वीरें निकाली। अब क्योंकि शशांक वहां पर इस शानदार नजारे को खुद देखने के लिए नहीं था, लेकिन वो उसे बाद में ये फोटो तो दिखा ही सकती थी, है ना? सिमी। जैसे ही सिमरन ने अपना पुराना नाम सुना, उसकी आईब्रोज ऊपर नीचे होने लगी। वो उस स्वीट सी आवाज को पहचान नहीं पा रही थी जिसने इस वक्त उसका नाम पुकारा था। इसीलिए जब वो पीछे मुड़ी तो वो वहां पर रिद्धिमा को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गई। दरअसल उसे उसकी तीखी आवाज सुनने की इतनी आदत हो गई थी कि वो ये बात पूरी तरह भूल गई थी कि वो पब्लिक में किस तरह अपनी आवाज बदलकर बात करती है और सबके सामने अपनी एक दयालु और जेंटल इमेज बनाती है। बहन तुम? सिमरन ने भी तुरंत रिद्धिमा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा। उसके साथ हेमंत और लीना कपूर भी आई थी। उन्हें देखते ही वो कहने लगी, शायद मिस्टर हेमंत मुझे इन्फॉर्म करना ही भूल गए कि तुम आज रात उनके साथ यहाँ पर आने वाली हो। ऐसा कहते हुए सिमरन हेमंत की तरफ देखने लगी। तुम्हें इन्फॉर्म करना? रिद्धिमा ने हेमंत की तरफ देखते हुए सिमरन के शब्द रिपीट करते हुए कहा। तो क्या इसका मतलब ये था कि इसके पहले वो दोनों बिना उसको बताए साथ में एक प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे थे? ओह, हमने बस कुछ ड्रिंक्स साथ में पीते हुए इससे पहले वाली पार्टी में थोड़ी देर पहले ही थोड़ी सी बातें की। हो सकता है वो तुम्हें बताना भूल गए होंगे। सिमरन ने रिद्धिमा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा। इस वजह से रिद्धिमा अंदर ही अंदर गुस्से में आग बबूला हो गई और सोचने लगी, हेमंत ने इस औरत के साथ कुछ देर पहले ड्रिंक पी थी, तो क्या यही वजह थी कि वो इससे पहले मेरे कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे? हालांकि जैसे ही रिद्धिमा आग बबूला होते हुए सिमरन को एक थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाने वाली थी, उसकी माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, लगता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो सिमी। अपनी बहन से मजाक करना बंद करो। तुम तो जानती हो ना कि वो प्रेग्नेंट है। तुम इस तरह पब्लिक में उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो सिमरन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ओह हाँ हाँ, प्रेग्नेंट, मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा कहते हुए सिमरन ने हेमंत की तरफ एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ देखा, जिसकी वजह से वो थोड़ा नर्वस हो गया और सोचने लगा, क्या ये औरत रिद्धिमा को टारगेट कर रही है या फिर उसे, या फिर अपनी सौतेली माँ को? रिद्धि,
रिद्धि, मुझे लगता है हमें यहाँ पर खड़े होकर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इतनी देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। हेमंत ने तुरंत अपनी वाइफ की बैग पर हाथ से सहलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर थोड़ा सा कंफ्यूजन और उसकी आंखों में थोड़ा सा गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो सिमरन की तरफ देखने लगा, जो उन लोगों की तरफ अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लिए देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो उसने अपनी सेक्रेटरी के सामने अपना कंट्रोल खो दिया था, क्या इस बात का भी सिमरन से कुछ लेना देना था? क्या ये उसका ही गेम प्लान था? हेमंत वहां खड़े खड़े मन ही मन सोचने लगा। जहां एक तरफ वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। अगर उसे एक मौका मिलता तो वो वहीं खड़ी होकर सिमरन का चेहरा नोच डालती। इस औरत की हिम्मत कैसे हुई कि वो उसके और हेमंत के बीच फूट डलवाने की कोशिश करे। मेरी प्यारी बहन, मुझे लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड की बात सुननी चाहिए। मेरा मतलब है, वहां तुम्हारे अंदर एक छोटा सा हेमंत भी तो पल रहा है। ऐसा कहते हुए सिमरन ने शेफाली को उसके लिए एक ग्लास शैंपेन लाने के लिए कहा। आज रात सिमरन का मूड इन लोगों के साथ कोई ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन करने का नहीं था। यहाँ तक कि इस बार वो कुछ सिंपल प्लान कर रही थी। हालांकि रिद्धिमा के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। जैसे ही उसने सिमरन को हेमंत की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए देखा, वो तुरंत गुस्से और जलन से भर गई। उसकी आंखें तुरंत सिमरन की ड्रेस पर गई और वो सोचने लगी कि ये औरत किस तरह अपना स्लिम फिगर सबको दिखाते हुए फ्लॉन्ट कर रही है। ऐसा ही फिगर तो कभी उसका भी हुआ करता था, लेकिन जब वो उस टाइम के बारे में सोचने लगी जब थोड़ी देर पहले ही हेमंत ने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया था, तो वो अपनी ही जगह पर जम सी गई। उसका दिमाग इधर उधर भटकने लगा और हर बढ़ते मिनट के साथ उसकी इनसिक्योरिटीज भी मल्टीप्लाई करने लगी। इस समय रिद्धिमा मोटी हो गई थी, अपने बाहर निकलते हुए पेट के साथ। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती थी। उसकी बहुत सारी कोशिशों के बाद भी मेकअप से भी उसकी गर्दन के डार्क स्पॉट्स छुपाए नहीं छुपते थे। भले ही किसी को वो दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो बहुत भद्दे दिख रहे थे। इसके अलावा एक प्रेग्नेंट औरत के तौर पर उसे किसी भी तरह की कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट अपनी बॉडी पर करने की कोई इजाजत नहीं थी। और इस समय हेमंत भी कई खूबसूरत औरतों के घेरे में ही दिखाई देता था, चाहे बात उसकी सेक्रेटरी की हो या किसी खूबसूरत एक्ट्रेस की। उन सभी के बारे में सोच सोच कर रिद्धिमा पागल सी हो रही थी। क्या होता अगर हेमंत उसे किसी छोटी लड़की के लिए छोड़ देता, तो किसी और ज्यादा खूबसूरत लड़की के लिए? यही बात थी जो अक्सर उसे देर रात तक भी जगाए रखती थी। और अब जबकि वो सिमरन को अपने पति की तरफ एक ना छुपाए जाने वाली स्माइल देते हुए देख रही थी, उसका दिमाग जंगल में लगी हुई आग की तरह इधर उधर जा रहा था। इस समय उसके दिमाग में वाहियात ख्याल उभर कर आ रहे थे। सिमरन एक नेचुरल ब्यूटी थी, लेकिन इससे पहले उसे अपनी ब्यूटी को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए मेकअप ट्रिक्स का सही यूज नहीं आता था। ना ही उसे सही तरीके की कॉस्मेटिक्स की इतनी समझ थी। जब अतीत में सिमरन को इन सब बातों के बारे में नहीं पता था, तब वो हमेशा मेकअप की एक मोटी सी लेयर अपने चेहरे पर लगाती थी। यहाँ तक कि वो डार्क और ब्राइट कलर से यूज करती थी। उसे लगता था कि ये सब लगाने से वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी, लेकिन इससे वो हमेशा गौजी दिखती थी। मगर आज की सिमरन पहले वाली सिमरन से काफी अलग थी। आज उसके बाल भी बहुत अच्छी तरीके से बंधे हुए थे। ऊपर की ओर बंधे होने की वजह से उसकी पतली और बेदाग गर्दन साफ दिखाई दे रही थी, और यही बात उसे रिद्धिमा से अलग कर रही थी। उसका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत अच्छा और हेल्दी दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल स्मूथ था और उस पर कोई डार्क स्पॉट्स भी नहीं थे। यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसने मेकअप की कोई बहुत मोटी सी लेयर अपने फेस पर पहले की तरह ही लगा रखी थी। उसके गाल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी दिखाई दे रहे थे, और उसके होठों की खूबसूरती भी सही रंग की लिपस्टिक के लगे रहने की वजह से उभर कर दिख रहे थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। सिमरन की बॉडी का हर पार्ट
इतना ज्यादा परफेक्ट दिखाई दे रहा था कि इस बात से रिद्धिमा और ज्यादा चिढ़ गई। हालांकि रिद्धिमा के पास एक बहुत ही स्मार्ट माँ थी जो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस समय उनकी बेटी क्या सोच रही थी। इसीलिए उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसकी पीठ सहलाते हुए कहने लगी, यहाँ नहीं। उन्होंने ये बात धीरे से मुस्कुराते हुए कही थी। इसके बाद वो उससे कहने लगी, मुझे लगता है हेमंत सही कह रहा है। रिद्धि, तुम प्रेग्नेंट हो और अब तुम्हारा पेट काफी ज्यादा बाहर की तरफ भी दिखने लगा। क्यों ना हम लाउंज में चलकर कहीं पर बैठ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखों से अपनी बेटी को हेमंत की बात सुनने के लिए इशारा किया। रिद्धिमा ने उनकी बात समझते हुए तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। मगर आज रात किस्मत के उनके लिए कुछ और ही प्लान्स थे। जैसे ही रिद्धिमा मुड़ते हुए वहां से जाने लगी, एक मिडिल एज की महिला सिमरन के पास आई और उसे उसकी ड्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट करने लगी। उस औरत ने सिमरन को मिस कपूर कहकर बुलाया था, जिस वजह से रिद्धिमा का ध्यान तुरंत इस बात पर गया। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी कपड़े चेंज करके यहाँ आ जाओगी। मैं तुम्हें एकदम पहचान ही नहीं पाई, उस औरत ने हंसते हुए कहा। इसके बाद वो आगे कहने लगी, तुम इस खूबसूरत और मिस्टीरियस आउटफिट में लाजवाब लग रही हो। जैसे ही रिद्धिमा ने उन्हें कहते सुना कि सिमरन ने वहां पर आने के लिए अपने कपड़े बदले हैं, वो तुरंत अपनी जगह पर रुक गई और आंखें घुमाकर हेमंत की तरफ देखने लगी। कपड़े बदलना? पहले उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा था। हो सकता है ये सब कोइंसिडेंस हो, लेकिन जो दिमाग को हर चीज में कोई ना कोई कनेक्शन नजर आ रहा था। मेरी पहली वाली ड्रेस थोड़ी सी फट गई थी, सिमरन ने उस औरत को मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा। लेकिन उसकी नजर इस समय रिद्धिमा की पीठ की तरफ ही थी। सिमरन ने जानबूझकर अपने शब्द इस तरह बदलते हुए कहा ताकि इस बात का असर सीधे रिद्धिमा के दिमाग पर पड़े। इसके बाद वो कहने लगी, वो एक एक्सीडेंट था सच में, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मेरे प्यारे फ्रेंड फरहान के पास मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा आउटफिट्स थे, वरना मेरे लिए ये पार्टी अटेंड कर पाना मुश्किल हो जाता। रिद्धिमा के लिए ये लास्ट हिंट था। ऐसा लग रहा था कि ये वो लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि उसे अपने सारे ख्यालों को एक साथ लाने के लिए चाहिए थी। वो तुरंत सिमरन की तरफ मुड़ी, जबरदस्ती उसके सामने मुस्कुराई और इसके बाद उसने हेमंत का बाजू कसकर पकड़ लिया। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पहले वाली ड्रेस खराब हो गई। वैसे ये वाली भी ज्यादा खराब नजर नहीं आ रही है। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, रिद्धिमा ने अपनी स्वीट आवाज में कहा और इसके बाद हेमंत की तरफ मुड़ते हुए कहने लगी, डार्लिंग, हम लोग मिस कपूर से ये ब्रेसलेट खरीद क्यों नहीं लेते हैं? आखिर सिमरन की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो किसी ऐसी चीज को छीनने की कोशिश करे जो कि उसकी है ही नहीं। रिद्धिमा इस समय अपने ख्यालों से इतना ज्यादा भरी हुई थी कि उसने सामने खड़ी मिडिल एज की औरत के चेहरे पर उसे लेकर आए हुए अजीब से एक्सप्रेशन भी नोटिस नहीं किए थे। एक लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी को खरीदना तक तो ठीक था, लेकिन ऐसी बात सिमरन जैसी अमीर औरत के सामने कहना बेहद शर्मनाक बात थी। उस औरत ने वहां खड़े होकर पहले रिद्धिमा को, फिर उसके बगल में खड़ी मिसेस कपूर को ऊपर से नीचे तक एग्जामिन किया और इसके बाद अपना सिर हिलाने लगी। ये दो कौड़ी की एक्ट्रेसेस इस बात में जरा भी हैरत नहीं है कि इन लोगों को सिमरन किस तरह की औरत है इस बारे में कोई आइडिया होगा। ऑफ कोर्स, जिन नीची नजरों से वो उन लोगों की तरफ देख रही थी, ये बात हेमंत और मिसेस कपूर दोनों ने ही नोटिस की थी। मिसेस कपूर ऑलरेडी अंदर ही अंदर उबल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल में करके तुरंत फिर से अपनी बेटी का हाथ धीरे से पकड़ा। वो इस समय सिमरन को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और अब जबकि उन्हें पता था कि वो शशांक वर्मा की पत्नी है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि रिद्धिमा अपनी माँ को इग्नोर करते हुए सिमरन के जवाब का वेट करने लगी। वहीं दूसरी तरफ हेमंत अपनी पत्नी की बेवकूफी की वजह से वहां पर स्पीचलेस होकर खड़ा था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि रिद्धिमा सिमरन के सामने बस ये शो ऑफ करना चाहती है कि उसका पति उसे कितना ज्यादा पैम्पर करता है। हालांकि उसे भी ये बात बिल्कुल बेईमानी लग रही थी कि सिमरन जैसी अमीर औरतों के सामने रिद्धिमा अपनी दौलत दिखाने की कोशिश कर रही थी।
ये बिल्कुल अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम था। इस समय सिमरन को हेमंत के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे और मिसेस कपूर और रिद्धिमा के चेहरे उसे बहुत ज्यादा फनी लग रहे थे। जहां हेमंत के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई कड़वी चीज खा ली हो, वहीं मिसेस कपूर ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि उनके पेट में दर्द हो रहा हो। लेकिन सबको सामने देखकर वो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जबकि उन्हें अर्जेंटली बाथरूम जाना था। और इन सब के उलट रिद्धिमा वहां पर खड़े होकर बड़े ही स्वीट तरीके से ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे कि वो एक ऐसा कुत्ता है जो अपने मालिक से हड्डी की उम्मीद कर रहा है। क्या ये एक बढ़िया एंटरटेनमेंट की तिगड़ी नहीं थी? रिद्धि, रिद्धि खुद को संभालो। हेमंत ने इतने धीरे कहा कि इस बात को सिर्फ रिद्धिमा ही सुन सके। हालांकि इस बात का वो इफेक्ट नहीं हुआ जो कि वो सोच रहा था कि होगा, बल्कि उसके ये शब्द सुनकर रिद्धिमा का गुस्सा और बढ़ गया और वो सोचने लगी, आखिर हेमंत उसके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है? वो मुझे हमेशा पैम्पर किया करता था और वो सब लाकर देता था जो मुझे चाहिए रहता था। तो क्या ये इस वजह से था? क्योंकि जैसे ही वो उस टाइम के बारे में सोचने लगी जब हेमंत ने उसके कॉल का कोई आंसर नहीं किया था, तो उसके लिप्स बुरी तरह कांपने लगे। क्या ये वाकई में सिमरन की वजह से था? उसी समय पर मिसेस कपूर ने रियलाइज किया कि जरूर उनकी बेटी के दिमाग में इस समय वाइल्ड ख्याल दौड़ रहे होंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो जरूर बिना सर पैर के ही होंगे। मिसेस कपूर को ये बात पता थी कि सिमरन की शादी शशांक से हुई है, लेकिन रिद्धिमा इस बात से अनजान थी। मिसेस कपूर को लगा कि सिमरन के पास हेमंत को यूज करने का कोई रीजन ही नहीं है। आखिर वो ऐसा करके अपनी अच्छी खासी चल रही शादी को मुश्किल में क्यों डालेगी और शशांक जैसे पावरफुल पति को धोखा क्यों देगी? जो कुछ भी उनकी लास्ट मीटिंग में उनके साथ हुआ था, उसके बाद मिसेस कपूर सिमरन को अंडर एस्टिमेट करने की गुस्ताखी कभी नहीं करेंगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि सिमरन के बहुत बड़े सपने हैं और अब वो खुद भी देख सकती थी कि उसका दिमाग जाल बिछाने में कितना माहिर है। सिमरन का इस समय का जो स्टेटस था, उसे देखते हुए उसके लिए कपूर इंडस्ट्रीज के खिलाफ कुछ भी प्लान करना बेहद आसान होता और इसी वजह से वो रिद्धिमा और हेमंत को भी आसानी से नुकसान पहुंचा सकती थी। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं था कि वो सिमरन को इतनी आसानी से उन तीनों की जिंदगी खराब करने देने वाली थी। मिसेस कपूर के पास सिमरन के पास्ट की विवादों से भरी हुई फोटोज थी, जिन्हें वो अगले हफ्ते शशांक के पास ले जाने की सोच रही थी। वो सोच रही थी कि एक प्राइवेट कन्वर्सेशन में वो उसे सिमरन के अतीत के बारे में सब कुछ बता देंगी। उन्हें लगा था कि ऐसा करके वो उसे सिमरन को छोड़ने पर मजबूर कर देंगी। इसके अलावा मिसेस कपूर के अंडरवर्ल्ड में जो कनेक्शन थे, उन्हें यूज करके वो जब चाहे तब सिमरन को ठिकाने लगवा सकती थी। मगर इससे पहले वो अपने भतीजे की हेल्प लेने की प्लानिंग कर रही थी। वो चाहती थी कि ध्रुव सिमरन के खिलाफ उनके आगे के प्लान में उनका साथ दे। पहले वो सिमरन से वो सारी प्रॉपर्टीज हासिल करेंगे जो उसे दादाजी की विल के जरिए मिली है। जैसे ही मिसेस कपूर कपूर इंडस्ट्रीज के बारे में सोचने लगी, उन्होंने एक राहत की सांस ली। मिस्टर कपूर उन्हें पहले ही बता चुके थे कि उनकी कंपनी के अच्छे दिन आने वाले हैं और ये इस वजह से था क्योंकि यूरोप की एक रेप्यूटेटेड कंपनी ने कपूर इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा लोन दिया था, क्योंकि वो लोग उस जगह पर अपनी ब्रांच प्लानिंग कर रहे थे। इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को इस लोन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ कर दिया था। मिसेस कपूर सोचने लगी कि कैसे इस लोन के मिलने के बाद से उनकी कंपनी स्टेबल हो जाएगी और उनके मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बहुत मदद हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे उनकी फैमिली के लिए भी अच्छे दिन आएंगे। इसके बाद उस दिन के आने पर उन्हें शशांक से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। उन्होंने ये बात भी कंक्लूड की, आज रात सिमरन को कन्फ्रंट करने का सही समय है। इसके अलावा उनके उस जगह पर आने का मकसद रिद्धिमा के नए आने वाली फैशन ब्रांड के लिए इन्वेस्टर्स को जुटाना और बड़े बड़े दूसरे डिजाइनर्स के साथ कनेक्शन बनाना था। लेकिन कितनी बुरी बात थी कि इस बारे में रिद्धिमा को जरा भी चिंता नहीं थी। रिद्धिमा ने तुरंत हेमंत का हाथ और कसकर पकड़ लिया
उसने खुद को अंदर ही अंदर समझाया कि उसे अपने ऊपर काबू रखना है और केयरलेस होकर कोई कदम नहीं उठाना है। हालांकि इस समय वो पागलपन और जलन से भरी हुई थी। इन सब के बावजूद भी उसे वहां पर अपनी इमेज को मेंटेन करना था। इसीलिए उसने सिमरन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और इसके बाद हेमंत को घूर कर देखने लगी। मगर मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक आह भरते हुए हेमंत की तरफ रिद्धिमा ऐसे देख रही थी मानो उससे उस ब्रेसलेट की भीख मांग रही हो। इसके बाद बड़े प्यार से वो कहने लगी, हेमंत। इस समय उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि सिमरन को यहाँ पर उसकी खुद की काबिलियत और अकॉम्प्लिशमेंट के चलते नहीं बुलाया गया था। इस बात का सिर्फ एक ही मतलब था कि उसे एक ऐसा अमीर स्पॉन्सर मिल गया था जो उसे इस पार्टी में लाने के लिए राजी हो गया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो इस बार सिमरन को उसे बेइज्जत करने का चांस नहीं देने वाली थी। प्लीज, उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। वेल, शायद हम लोग इसी तरह की डिजाइन का कोई दूसरा ब्रेसलेट उसी स्टोर से खरीद लेंगे। हेमंत ने हेल्पलेसली कहते हुए सिमरन की तरफ देखा और फिर कहने लगा, मिस कपूर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ये ज्वेलरी कहाँ से खरीदी है? मैं ऐसा ही कुछ अपनी वाइफ के लिए भी खरीदने का प्लान कर रहा हूँ। हेमंत के शब्द सुनते ही रिद्धिमा का चेहरा खुशी से चमकने लगा और वो मन ही मन सोचने लगी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एंड में वो उसे ही सबसे ज्यादा पैम्पर करता है। ये वाला पीस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिमरन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। तो कैसा रहेगा अगर हम इसे ही खरीदें तो? रिद्धिमा ने ब्रेसलेट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। इसके बाद वो बड़ी मासूमियत के साथ सिमरन से पूछने लगी, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई बड़ी बात होगी, है ना? इस समय सिमरन को रिद्धिमा की आंखों में देखकर एक छोटी सी पपी की याद आ गई थी और इस बात से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। नहीं, सिमरन ने तुरंत स्माइल करते हुए कहा। इसके बाद वो आगे कहने लगी, तुम वैसे भी ऐसी चीज अफोर्ड नहीं कर सकती हो, तो फिर चिंता किस बात की? सिमी, ये सब? मिसेस कपूर ने तुरंत उसकी बातों को काटते हुए कहा। हालांकि उन्होंने अपने आप खुद को समझाते हुए आज रात के लिए कोई भी मुसीबत मोल लेने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन अभी भी वो रिद्धिमा की माँ थी और हर माँ अपने बच्चों की इंसल्ट होते देख उन्हें कुछ भी भला बुरा कहा जाए उसे सुनकर चुपचाप एक कोने में तो खड़ी नहीं रह सकती थी। क्या तुम इसे उतार कर अपनी बहन को नहीं दे सकती हो? वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी उसे कभी कभी इमोशनल बना देती है। मिसेस कपूर रिद्धिमा के बिगड़े हुए बर्ताव को यही एक्सक्यूज देकर हमेशा जस्टिफाई किया करती थी। आफ्टर ऑल, प्रेगनेंसी एक औरत के मूड को इस हद तक इफेक्ट करती है कि वो उसे कभी कभी सबके सामने बेवकूफ बना देती है। मगर जो लोग इससे पहले कभी प्रेग्नेंट हुए होंगे वही इसी बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे और इससे रिलेट कर पाएंगे। उन्हें यही विश्वास था कि रिद्धिमा के इस बिहेवियर को देखकर उसे हर बार बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, क्योंकि हर कोई ये बात जानता था कि उसकी प्रेगनेंसी से पहले उसकी पब्लिक इमेज हमेशा ही अच्छी और पॉजिटिव रही है। रिद्धिमा कोमलता और जेंटल एटीट्यूड की देवी के तौर पर देखी जाती थी। मिसेस कपूर, आप जरूर मजाक कर रही होंगी ना? एक औरत जो कि इससे पहले सिमरन से बात कर रही थी, उसने बीच में पड़ते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगी, आखिर मिस सिमरन ऐसे ही किसी को वो ब्रेसलेट भला क्यों देंगी जो उन्हें खुद ल्यूस व्यूटन के ओनर ने पर्सनली गिफ्ट किया है? आप सच में मजाक ही कर रही हैं। मैं ये सब कुछ सुनकर मिसेस कपूर एकदम स्पीचलेस और थोड़ी सी सतर्क भी हो गई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने भी सुना था वो सच था और वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर इस तरह का कोई मार्केट में इतना इंश्योरेंस रखने वाला आदमी इतना महंगा गिफ्ट सिमरन को क्यों देगा? क्या ये शशांक की वजह से था? क्या ये इन्फ्लुएंस उदयपुर के बाहर भी चलता था? इट्स ओके। सिमरन ने ऐसा कहते हुए शिफाली से शैंपेन का एक ग्लास लिया जो कि उसके बगल में खड़े होकर इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, मिसेस कपूर के दिमाग में घंटियां बजने लगी। महंगी ज्वेलरी के साथ साथ सिमरन के बगल में उसे सर्व करने के लिए भी कोई खड़ा हुआ था। आखिर मिस्टर वर्मा अपनी वाइफ को इतना सारा पैम्पर क्यों करते हैं? क्या उन्हें अभी तक वो तस्वीरें नहीं मिली जो उसने उनको भेजी थी? आखिर मैं क्या कह सकती हूँ, मिसेस रायचंद को मेरी यूज की हुई चीजें ही बहुत ज्यादा पसंद आती हैं।
सिमरन ने अपने कंधे उचकाते हुए अपने बगल में खड़ी औरत को देखते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगी, सेकेंड हैंड चीजें। ऐसा कहते हुए एक पल के लिए भी उसके चेहरे से स्माइल हटी नहीं थी। इसके बाद उसने अपनी शैंपेन का एक सिप लिया और रिद्धिमा की तरफ देखने लगी। इस समय सिमरन की आंखों में एक खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी और वो कहने लगी, मिसेस रायचंद, ये शैंपेन भी बहुत अच्छी है, क्या आपको ये भी चाहिए?